एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत की जलवायु। देखिए, भारत की जो जलवायु है, ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम इसे बिल्कुल ईजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके। लेकिन इसमें कुछ चीज़ ये है कि इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसमें केवल आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, और आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम है भारत की जलवायु। तो देखिए, हम जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं, भारत की जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि जलवायु हम किसे कहते हैं। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो इस वायुमंडल में दो प्रकार की घटनाएं घटित होती है। एक होती है अल्पकालीन घटनाएं, और दूसरी होती है दीर्घकालीन घटनाएं। तो वायुमंडल में घटित होने वाली अल्पकालिक घटनाओं को हम क्या कहते हैं? मौसम। और वायुमंडल में दीर्घकालीन घटित होने वाली घटनाओं को हम क्या कहते हैं? जलवायु। इस प्रकार से जलवायु की परिभाषा के बारे में हमने देखा कि वायुमंडल में घटित होने वाली दीर्घकालीन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो देखिए, हम भारत की जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जलवायु है वो किस प्रकार की पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है। भारत में कैसी, कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, अब इसके बारे में भी हम देखें कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु तो पाई जाती है, लेकिन क्यों पाई जाती है, क्या कारण है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे भारत के बिल्कुल मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसका नाम है कर्क रेखा, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, और यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, तो यह जो कर्क रेखा अपने भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसके दक्षिण में जो हिस्सा है अपना भारत का दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु। ठीक है, और जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग में पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, मतलब जो कर्क रेखा है वह जलवायु के आधार पर हमारे भारत को दो भागों में विभक्त करती है। दक्षिण भारत में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तरी भाग में पाई जाती है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखिए, ऐसा क्यों है। देखिए, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, और इसके मध्य से जो रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, अक्षांश रेखा, वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर में है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश की कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक है, और हम अपने भारत की स्थिति हम देखें तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इस जगह अपने भारत की स्थिति है। ठीक है, तो हम देखें कि इस कर्क 0 डिग्री से अक्षांश से लेकर और 23.5 डिग्री अक्षांश तक, यहाँ तक जो कटिबंध है वो कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। और ऐसे ही दक्षिण में 0 डिग्री अक्षांश से लेकर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक उष्ण कटिबंध है। ठीक है, और अपना जो भारत है, जो भारत का दक्षिणी भाग है, पूरा कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध में स्थित है। इसलिए भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
ठीक है। तो हमने ये देखा कि भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, वो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और यह भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु। इस प्रकार से मतलब भारत में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, लेकिन फिर भी हमें जो मानते हैं वो किस प्रकार से मानते हैं कि भारत में जलवायु कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन उससे आगे एक शब्द हो रहा है कि मानसूनी जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है। तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत की जो स्थिति है, इस भारत के ऊपर मानसूनी हवाओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। किनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है? मानसूनी हवाओं का। और कौन सी मानसूनी हवाएं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं का प्रभाव हमें भारत के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए भारत में मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा कि भारत में जलवायु कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत में जो जलवायु है, उस जलवायु को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों के बारे में हम देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, भारत की जलवायु को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा कारक है अक्षांशीय स्थिति। पहला हमारा कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है अक्षांशीय स्थिति। तो देखिए, किसी भी देश की जलवायु के बारे में हम पढ़ें तो उस देश की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण कौन सा होता है? अक्षांशीय स्थिति होती है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से हम उत्तर को जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों से दक्षिण के मतलब विषुवत रेखा की ओर आते हैं, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी चमकती है। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश पर या फिर विषुवत रेखा के ऊपर तापमान हमेशा गर्म रहता है। और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती जाती है। इसीलिए उच्च अक्षांशों पर हम जाएंगे तो तापमान में कमी हमें देखने को मिलेगी। इसलिए ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो मतलब अक्षांशीय स्थिति का भी, किसी भी देश की अक्षांशीय स्थिति का भी उस देश की जलवायु पर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि जो देश जिस स्थिति में है वहाँ पर उसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत की स्थिति हमने देखा कि भारत की जो स्थिति है वो इस जगह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर। तो इसलिए यह उष्णकटिबंध में स्थित है। यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ध्रुवों की ओर, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति का भी भारत की जलवायु के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम दूसरा कारक देखते हैं। अगला कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है उच्चावच। अगला कारक है उच्चावच। तो देखिए, हम अक्सर यह देखते हैं कि हमेशा जो पर्वतों की जो ऊंची चोटियाँ होती है, मतलब पर्वतों की जो चोटियाँ होती है, उन पर्वतों की चोटियों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, चोटियों पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ़ जमी रहती है। और जो मैदानी भाग होते हैं, वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। और तो वह इस प्रकार से हमें जो अंतर दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है? उच्चावच के कारण से। क्यों? क्योंकि हम समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी पाई जाती है। और इसी कारण से पर्वतों की चोटियों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और मैदानी भागों में तापमान अधिक रहता है। इस प्रकार से उच्चावच का भी भारत की जो जलवायु है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भारत में हम देखें तो भारत में जो उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो ऊंची चोटी है, उन ऊंची चोटियों में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। और जो मैदानी भाग है, मैदानी भागों में तापमान हमेशा अधिक रहता है। ठीक है, तो यह किसका प्रभाव है? यह है उच्चावच का प्रभाव। क्यों? क्योंकि अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कारक है उच्चावच का।
अब इसके बाद में हमारा तीसरा जो कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। तो देखिए समुद्र से दूरी का भी भारत की जलवायु पर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है समुद्र की दूरी का। तो देखिए भारत के पश्चिमी भाग में यहाँ पे स्थित है अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे स्थित है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो देखिए जो प्रदेश तटीय भागों में स्थित है, जो भी राज्य है इन तटीय भागों में स्थित है, वहाँ पर समुद्रिक जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। समुद्रिक जलवायु का क्यों? क्योंकि वो जो क्षेत्र है, वो जो राज्य है समुद्रों के पास में स्थित है, इसलिए वहाँ पर हमें समुद्रिक जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? नम व सम जलवायु उस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कौन से भागों में? भारत के तटीय प्रदेशों में। फिर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम मैदानी भागों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है और तापमान बिल्कुल शुष्क हो जाता है। तापमान शुष्क हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो समुद्री तटीय प्रदेश हैं उन तटीय प्रदेशों में समुद्रिक प्रभाव के कारण से वहाँ पर तापमान नम व सम पाया जाता है। और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, उस बढ़ती दूरी के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है और तापमान बिल्कुल शुष्क हो जाता है। इस प्रकार से जो क्षेत्र, जो राज्य समुद्र तटीय प्रदेशों में स्थित है, वहाँ का तापमान कम रहता है और वहाँ की जलवायु नम व सम जलवायु रहती है। और जो राज्य तटीय प्रदेशों से दूर स्थित है, मतलब मैदानी भागों में स्थित है, वहाँ का तापमान शुष्क रहता है और तापमान अधिक रहता है। इस प्रकार से समुद्र की दूरी का भी भारत की जलवायु पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। अब उसके बाद में हमारा अगला जो प्रभाव है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसके बारे में हमने चौथ में देखा कि जो समुद्र तल, मतलब समुद्र का जो तल है, उस तल से हम ऊंचाई पर जाते हैं कितने मीटर? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। इसीलिए जो हिमालय की या फिर अन्य पर्वतों की जो ऊंची चोटी हैं वहाँ पर तापमान कम पाया जाता है और मैदानी भागों में तापमान अधिक पाया जाता है। इसलिए वहाँ पर हम जो पर्वतों की चोटी पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। वह किसका प्रभाव है? समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव है। क्योंकि जैसे मान लीजिए समुद्र का तल है, ठीक है, ये समुद्र का तल है और इस तल से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से समुद्र की ऊंचाई का भी भारत की जलवायु पर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद में हमारा अगला कारक है हमारा पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति। तो देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक पर्वतों की स्थिति भी है। अब देखिए उसके बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे है। तो देखिए हमारे भारत के मध्य में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। विंध्य और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भारत के मध्य में स्थित हैं। अब यहाँ से हमारा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में आता है और वह भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह सबसे पहले केरल में बरसात करता है, पश्चिमी घाट पर्वत पर। अब उसके बाद उसकी जो दूसरी शाखा है, इस मानसून की दूसरी शाखा जब आगे पहुँचती है, मध्य भारत में पहुँचती है, तो किससे टकराती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से यहाँ पर टकराती है और इन पर्वतों से टकराने के बाद में यहाँ पर शानदार वर्षा करती है, ठीक है। इस प्रकार से भारत के मध्य में स्थित सतपुड़ा और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं वो भारत के मध्य में बरसात करने में बहुत अधिक अपना योगदान निभाती है। क्यों? क्योंकि यह पवनों की दिशा के बिल्कुल बीच में है। मतलब जब मानसूनी जो पवनें आती है उन मानसूनी पवनों को ये बीच में बाधा बनाता है, उनको रोकता है और उनसे जब वो मानसूनी हवाएं इन पर्वतों से टकराती है तो बरसातें करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है, मध्य भारत में। अब एक और हम देखें कि हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला स्थित है और इसकी जो स्थिति है वो इस तरीके से है,
ठीक है। तो ये इसी मानसून की, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो तीसरी शाखा है वह राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इन पवनों की दिशा है वो भी किसके समानांतर है? अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर बिल्कुल इनकी जो दिशा है, इसलिए उनके टकराने के लिए कोई भी बाधा नहीं बनती है और यह जो मानसूनी पवनें वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है और राजस्थान में इन पवनों से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें इस पर्वत श्रृंखला का हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नकारात्मक प्रभाव अरावली पर्वतमाला का हमें देखने को मिलता है। किसके संबंध में? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में। इस प्रकार से पर्वतों की जो स्थिति है, पर्वतों की स्थिति भी भारत की जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। एक और हमने देखा कि भारत के मध्य में सतपुड़ा और जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो मानसूनी पवनों से मानसून जो पवने हैं वो पवने इन पर्वतों से टकरा कर यहाँ पर वर्षा करती है। और दूसरी ओर हमने देखा कि जो अरावली पर्वतमाला है उनकी इस पर्वतमाला की जो दिशा है वो बिल्कुल दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के समानांतर है। इसलिए ये यहाँ पर जो पवनें किसी पर्वतमाला से नहीं टकराती है और ये यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है। इस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है पर्वतों की स्थिति भी। ठीक है। अब उसके बाद में हमारा अगला जो कारण है वो है पवनों की दिशा। अगला कारक है पवनों की दिशा। तो देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक पवनों की दिशा भी है। वो कैसे है? देखिए कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे अपना अरब सागर स्थित है, अरब सागर है, ठीक है। और जब अरब सागर से जब भी मानसूनी पवनें उठती हैं, कौन से काल में? वर्षा काल में। जब मानसूनी पवनें अरब सागर से उठेगी और भारत में प्रवेश करेगी तो उनकी दिशा किस तरीके से होगी? जल से स्थल की ओर। किस तरीके से होगी? जल से स्थल की ओर। तो इन पवनों में भरपूर आर्द्रता होगी और भरपूर आर्द्रता होने के कारण भी ये पवनें भारत में शानदार बरसात करेगी। ठीक है। और दूसरी ओर हम देखें कि शीतकाल के मौसम में जो पवनें चलती है वो किस तरीके से चलती है? स्थल से जल की ओर। स्थल से जल की ओर पवनें चलती हैं। इस प्रकार से इन पवनों में स्थल से चलने के कारण इन पवनों में बिल्कुल भी आर्द्रता नहीं होती है, बल्कि ये पवनें बिल्कुल शुष्क होती है। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ये पवनें शुष्क होती है और इस शुष्कता के कारण इनमें वर्षा की कोई भी संभावना इन पवनों में नहीं होती है, क्योंकि ये पवनें कहाँ से इनकी दिशा किस तरीके से होती है? स्थल से जल की ओर। इसलिए इनमें कोई भी आर्द्रता नहीं होती है। बिल्कुल भी में आर्द्रता नहीं होने के कारण ये पवनें बिल्कुल भी बरसातें नहीं कर पाती है। इसलिए पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जिन पवनों की दिशा जल से स्थल की ओर होती है उन पवनों से वर्षा शानदार और अच्छी बरसात होती है, और जिन पवनों की दिशा स्थल से जल की ओर होती है उन पवनों में शुष्कता होती है, आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए इन पवनों से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार से पवनों की दिशा भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस भारत की जलवायु को ऋतुओं के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।